हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा। वेलकम इन हील साइको लैब। थैंक यू यार आप लोग के इतने प्यार के लिए। आप लोग बहुत वीडियो को लाइक कर रहे हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव। मेरे पास वीडियो से रिलेटेड कुछ सजेशंस आए थे कि मैं वीडियो को थोड़ा सा मोर डिटेल में और क्वेश्चंस को मोर क्लैरिफाई कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। बट बात ये हो रही है कि इसकी वजह से ना वीडियो इंक्रीज़ हो रही है, उसकी टाइम लिमिट बढ़ रही है, जो मैं करना नहीं चाहती हूँ क्योंकि आप लोग का टाइम प्रेशर्स है और फिर लंबी वीडियो देख के मन नहीं करता देखने का। सो आई वॉन्टेड टू मेक लिटल कंप्राइज वीडियो कि सब आराम से उसको देख पाएँ। तो मैं इसकी जगह रेदर देन इंक्रीजिंग दी टाइम ऑफ द वीडियो, तो मेरे को एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक्सप्लेनेशन दे दूँ लास्ट में आपको वीडियो के इन द लास्ट। ठीक है, तो आपको जहाँ पे लगे तो प्लीज़ पॉज करके उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट अगर थोड़ा वीडियो आपको फास्ट लगे तो आप इसकी स्पीड में जाके थोड़ा सा इसको स्लो करके भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम लिमिट में करना चाह रही हूँ। तो दैट इज़ एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट फ्रॉम यू पीपल, इफ़ यू पीपल लाइक दिस चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। आई विल लव टू मेक मोर वीडियो सच लाइक दैट, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं ना तो एक अंदर से ना एनर्जी आती है, मोटिवेशन आती है कि यार चलो और वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ अगर आप करेंगे तो इट विल बी अ ग्रेट फॉर मी एंड दैट विल बी अ ग्रेट thankful gesture for myself and for you too. So thank you for that and let's start the video. तो मैंने ये वीडियो जो है इसमें मैंने लास्ट में एक्सप्लेनेशन दी है। और एक और चीज़, मैं उन्हीं क्वेश्चंस पे ज़्यादा एम्फोसाइज करूँगी जिन्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। जिनको नहीं है उन पे मैं डायरेक्टली आंसर बताऊँगी और आगे बढ़ूँगी, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन का आंसर्स आपको बहुत डिटेल में नहीं दे पाऊँगी। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट क्योंकि कई क्वेश्चंस के आंसर्स पिछले वीडियो में आ चुके हैं तो प्लीज़ आप उनका रेफरेंस ले लीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी नीचे, सो यू कैन डू दैट. Next, question number 1. In an experiment, the stimuli were presented to the subject in certain order, and after the presentation of stimuli, their order was disturbed. In the test phase, the subjects were needed to set them in the presented order. Which of the following method was used in the experiment? So, answer will be reconstruction. Okay. Question number 2. If your teacher embarrass you for asking a question in a class, it is less likely that you would ask question in the future. जाहिर सी बात है कि अगर टीचर एम्बेरस करेगी क्वेश्चन पूछने में क्लास में तो उससे वो बच्चे एम्बेरस होंगे। नेक्स्ट रीज़न वो इसका देता है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट रिड्यूस द ऑकरेंस ऑफ बिहेवियर। पहली बात, रीइंफोर्समेंट नेवर रिड्यूस द बिहेवियर, इट ऑलवेज इंक्रीजेज द बिहेवियर। सो वेरी वेरी क्लियर। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि रीइंफोर्समेंट बिहेवियर को इंक्रीज करता है और पनिशमेंट बिहेवियर को डिक्रीज करता है। तो जब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात आ रही है तो रिड्यूसेस नहीं आ सकता, तो आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन गिवन बिलो? नर्वस सिस्टम में पिछले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल हियर, बट हाँ ये क्वेश्चन का आंसर्स कोई भी सही नहीं है। यूजीसी नेट ने इसके सारे आंसर्स गलत दिए थे, तो मैं इसका आपको सही आंसर्स नीचे दिखा रही हूँ। दैट इट इज़ ऑन द लास्ट, दैट इज ये। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले होती है सर्वाइकल नर्व्स, जिसमें 8 पेयर्स ऑफ सर्वाइकल नर्व्स होती हैं, जो हेड, नेक, शोल्डर, आर्म्स एंड हैंड तक होती है। फिर थोरोसिस नर्व होती है जो 12 होती हैं। लंबर नेव्स होती हैं जो 5 पेयर्स में होती हैं, और सेक्रल रीजन होते हैं जो 5 पेयर्स में होता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आप यहाँ से इसका रेफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 का इसमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, इसलिए आई एम नॉट टेकिंग, बट क्वेश्चन 2 का जो था वो सी था। ठीक है, क्वेश्चन 3 का देयर इज नो करेक्ट आंसर, तो यू कैन से। एंड क्वेश्चन 4 में भी यही प्रॉब्लम है। जो ह्यूमन ईयर है कैन जनरली हियर साउंड्स रेंजिंग फ्रॉम वो 20 to 20,000 HZ होता है, यानी हेजेड होता है। इसमें 2000 था तो मैंने उसमें एक जीरो ऐड कर रखा है, तो अगर हम इसमें एक जीरो ऐड कर दें, टाइपिंग मिस्टेक ना माने, तो आंसर विल बी सी, इतना ह्यूमन ईयर सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे कुछ पर्सनालिटीज थ्योरी दी गई है और उनको बताया गया है कि वो किस पे फोकस करती हैं। तो देखिए हमेशा ना जब भी आप मैचिंग के क्वेश्चन करते हैं तो उनको इस बेसिस पे कीजिए कि हमें पहले क्या पता है, रेदर देन फाइंडिंग ऑल द ऑप्शन। तो कई बार हमें एक ऑप्शन भी पता होता है तो उससे भी आंसर सॉल्व हो जाता है ना। सो बिहेवियरिस्ट किस पे है? वो करेंगे एम्फोसाइज हैबिट्स पे। साइकोडायनेमिक आपको पता है वो चाइल्डहुड फिक्सेशन, क्योंकि फ्रॉइड बात ही करता था सारी चाइल्डहुड और सेक्सुअल के बारे में। बायोलॉजिकल यानी इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स, एंड ह्यूमनिस्टिक इज सेल्फ कॉन्सेप्ट, जिसे अब्राहम मास्लो ने दिया था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो दीज आर द थ्योरीज गिवन बाय। एंड पर्सनैलिटीज थ्योरीज में तो इसका आंसर हो जाएगा सी। okay, question number 6. The chronological age that most typically correspondent to a given level of performance is called. देखिए
इसका आंसर वैसे IQ होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट जो UGC ने, क्योंकि मैं आंसर्स UGC के ले रही हूँ, किसी और उसके नहीं, तो मैं UGC के आंसर्स को फॉलो कर रही हूँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट द आंसर इज मेंटल एज। ठीक है, नेक्स्ट इज द रोल ऑफ अनकॉन्शियसनेस इन क्रिएटिव थिंक इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ। देखिए क्रिएटिव थिंकिंग के ना 4 स्टेजेस होती है। सबसे पहले होता है प्रिपरेशन, दूसरा होता है इंक्यूबेशन, तीसरा होता है इल्यूमिनेशन एंड चौथा होता है वेरिफिकेशन। तो इनोकुलेशन तो इसका आंसर है ही नहीं, ठीक है ना। सो आंसर विल बी इंक्यूबेशन। इसका आंसर जो है इंक्यूबेशन, क्योंकि यही अनकॉन्शियस थॉट प्रोसेस होता है जिसमें हमारी क्रिएटिव थिंकिंग एकदम से आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच फैक्टर इज नॉट मच रिलेटेड टू हैप्पीनेस। तो इस ऑप्शन में से हमें ये देखना है कि कौन सी चीज़ जो है वो हैप्पीनेस से रिलेटेड नहीं है। तो पहला है हाई सेल्फ स्टीम, दूसरा है एजुकेशनल लेवल, तीसरा है क्लोज फ्रेंडशिप्स और सेटिस्फैक्ट्री मैरिज, और चौथा है मीनिंगफुल रिलीजियस फेथ। तो ये एजुकेशन लेवल से रिलेटेड है, क्योंकि ट्राइबल्स भी आप देखते हैं वो स्कूल नहीं जाते बट दे लुक्स क्वाइट हैप्पी। तो हैप्पीनेस से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड, नॉट रिलेटेड है वो एजुकेशनल लेवल है। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द करेक्ट ऑर्डर प्रोडक्ट्स गिवन बाय द गिलफर्ड। देखिए गिलफर्ड ने जो दिए थे ना वो 3 उसके वो थे, दैट इज कॉल्ड कंटेंट, ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट के वो मांग रहा है, तो मैंने इसका आंसर तो आपको मैं बताती हूँ, लेकिन इसके साथ मैंने आपको ना एक्सप्लेनेशन, मैंने अपने खुद की पर्सनल नोट से ये एक्सप्लेनेशन। देखिए गिलफर्ड ने दी थी फैक्टर एनालिसिस की थ्योरी, और यहाँ पे देखिए इसने ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट दिया था, और ये फर्स्ट में ऑपरेशन, यहाँ इसके ये है कॉग्निशन, मेमोरी, कन्वर्जन थिंकिंग। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज डाइवर्जन थिंकिंग एंड इवैल्यूएशन। और इसके बाद जो आता है कंटेंट, कंटेंट में आ जाता है विजुअल कंटेंट, ऑडिटरी कंटेंट, सिंबॉलिक कंटेंट, सेमेंटिक कंटेंट, बिहेवियरल कंटेंट, एंड द लास्ट वन इज द प्रोडक्ट्स, एंड जिसमें आती है यूनिट, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशन। इसी के बेसिस पे जो है वो क्वेश्चन डिपेंडेंट है। सो दैट इज आई एम गिविंग यू दैट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट सी। आप उसको ना होल्ड करके वीडियो को थोड़ा सा पोस्ट करके यू कैन चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज नॉट द ऑब्स्टिकल्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए कन्फर्मेशन बायस से ऑब्स्टिकल्स आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, फिक्सेशन से आता है कि आप एक ही किसी चीज़ को उसी सेम वे में यूज़ कर रहे हो, उसका कोई और तरीका नहीं ढूंढ रहे हो। मेंटल सेट बना लिया आपने, उससे आती है। लेकिन ह्यूरिस्टिक तो सोल्यूशन होता है, दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ थंब। सो दिस इज द आंसर विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 11, कि एल्गोरिदम इज अ लॉजिकल रूल दैट गारंटी सॉल्विंग अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। तो एल्गोरिदम जो होता है एक लॉजिकल रूल होता है जो यस ये सोल्यूशन देता है, बिकॉज आपने मैथ्स में देखा होगा एल्गोरिदम ही यूज होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। एंड इसका रीजन दिया है, वन कैन फाइंड द सोल्यूशन इवन टू अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बाय फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, जो मैंने अभी आपको बताया। तो यस दिस इज द करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, कंफ्यूज मत हो जाएगा, ए में नोट दिया है, बी में नोट नहीं दिया है, सो बी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग रीइंफोर्समेंट इज करेक्ट। पहली बात, रीइंफोर्समेंट इट इज इंक्रीजिंग, इट इंक्रीज द बिहेवियर। तो देखिए दो तरह के रीइंफोर्समेंट इसमें दिखाए हैं, कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट और पार्शियल रीइंफोर्समेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड व्हाट इज मोर इफेक्टिव। देखिए कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट उसमें काम आता है जिसमें कोई चीज़ जल्दी से सिखानी है। मान लो आपको किसी बूढ़े आदमी को DVD डालना सिखाना है, या उनको मोबाइल चलाना सिखाना है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कंटिन्यूस चीज़ करने से आ जाएगी, है ना, तो आप उसे कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट कराएंगे। और पार्शियल रीइंफोर्समेंट वो होता है जिसमें हम एक बार में मतलब एकदम से नहीं करा के, मतलब बीच बीच में रीइंफोर्समेंट देते रहते हो। तो पार्शियल रीइंफोर्समेंट एक ऐसा होता है जो लंबे टाइम तक काम करता है और इसका एक्सटेंशन नहीं होता, यानी ये बहुत जल्दी इसका जो इफेक्टिवनेस है वो ख़त्म नहीं होता। सो आंसर विल बी बी। इसका आंसर है बी, लर्निंग इज मोस्ट रैपिड एंड कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट बट पार्शियल रीइंफोर्समेंट प्रोड्यूस द ग्रेटर रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द सेंटेंस ब्लू जीन्स वियर फॉर स्माइल हैज करेक्ट बट डैश बट इनकरेक्ट। देखिए सेंटेंस जो है ना वो अकॉर्डिंग टू ग्रामर तो ठीक है, लेकिन इसका जो मीनिंग है ना दैट इज़ इनकरेक्ट इन दैट वे। तो इसका मैंने आपको कि हम कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं उसके बेसिस में मैंने एक पिक्चर लगाई। देखिए ये होते हैं लैंग्वेज के पार्ट। पहला होता है फोनोलॉजी, जैसे बेसिक स्मॉलेट यूनिट ऑफ स्पीच जो लेटर्स वगैरह होते हैं यहाँ पे आते हैं। फिर आता है सिमेंटिक, जिससे आप एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, ठीक है, मॉर्फेम्स जिसे भी बोलते हैं। फिर आता है सॉरी ये मीनिंग बताता है। एंड सिंटेक्स होता है ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, एंड प्रेगमेटिक होता है उन सेंटेंस का एक लिंग्विस्टिक मीनिंग। तो यहाँ पे मैंने आपको ये दे दिया है, आप प्लीज़ इसका रेफरेंस ले लीजिएगा एंड गो फॉर द नेक्स्ट। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। तो मैंने इसका आपको बता दिया कि सॉरी
ये है इसका आंसर, ठीक है ना। सो आंसर विल बी डी, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। क्वेश्चन नंबर 14, ये बात कर रहा है कुछ टाइप्स ऑफ थिंकिंग और करेक्टरिस्टिक्स की। ऑटिस्टिक आपको पता है कि जो अपने में खोए रहते हैं, जो सेल्फ सेंटर्ड में रहते हैं, उसे ऑटिस्टिक बोलते हैं। तो ऑटिस्टिक थिंकिंग का कनेक्शन करेक्टरिस्टिक क्या होगा, फैंटेसी। रियलिस्टिक थिंकिंग में रीजनिंग होगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग में जो होगा वो ड्राइंग फैक्ट्स होगा, एंड क्रिएटिव थिंकिंग होंगे अनयूजुअल यूजेस। तो आंसर विल बी डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इज 15, द मेन फंक्शन ऑफ ऑटोक्रेटिक बिहेवियर इज टू। ऑटोक्रेटिक का मतलब अगर पता हो आपको तो तानाशाह टाइप का। तो इसमें क्या फंक्शंस होते हैं, एक तो क्वालिफाई रिस्पॉन्सेज होने चाहिए, एक्सप्रेस रिलेशंस होने चाहिए, प्रोवाइडिंग अ ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क फॉर वर्बल बिहेवियर। सो द आंसर विल बी 1, 2 and 3, दैट इज कॉल्ड डी। क्वेश्चन नंबर 16, द फी फिनोमिना, सबस्ट्रॉपिक मोशन, रिड्यूस मोशन एंड ऑटोकाइनेटिक मोशंस आर ऑल्ड। पहले इनको मीनिंग समझिए, ये क्या होते हैं सारे के सारे। ये गेस्टोल्ट वाले चैप्टर में आपको मिलेंगे। फी फिनोमिना वो होता है, आपने अगर लाइट्स देखी हो कभी दिवाली पे जलती हुई, वो जो एक के बाद एक जलती रहती है, मतलब वो ऐसा लगता है कि मतलब एक के पीछे एक भाग रही है, उसे फी फिनोमिना कहते हैं। सबस्ट्रॉपिक मोशन वो होते हैं जो हम पिक्चर्स में देखते हैं, यानी एक सीन के बाद दूसरा सीन आता है लेकिन लगता नहीं कि वो अलग अलग सीन है, दैट इज कॉल्ड। इंड्यूस मोशन होता है, मैं उसका पिक्चर नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन अगर गेस्टोल्ट में जाके देखेंगे तो ऐसे चक्र बने होते हैं जो मतलब ऐसा लगता है कि चल रहे हैं, उसे इंड्यूस मोशन कहते हैं। और ऑटोकाइनेटिक मोशन वो होता है जब एक डार्क रूम में आपने एक लेजर लाइट डाली और जब उसे कंटिन्यूसली देखते रहते हैं तो ऐसा लगता है वो स्लाइटली मूव कर रही है। तो दीज आर दी मोशंस विच यू फाइंड इन अ गेस्टोल्ट चैप्टर। तो ये सारे के सारे एपरेंट मोशन होते हैं, ठीक है ना। एपरेंट मोशन क्या होते हैं कि जो स्टुमुले होते हैं सेपरेट बाय टाइम हो जाते हैं और लोकेशन आर एक्चुअली परसीव्ड एज अ सिंगल स्टुमुले मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन। तो these are called apparent motion. So answer will be B. Question number 17, which one of the following is not the most important feature of the defense mechanism of rationalization। देखिए अगर आप डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो देर इज़ अ मल्टीपल 4 टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म आर देयर ऑफ फ्रॉइड, ठीक है। लेकिन अगर अभी हम रैशनलाइजेशन की बात करें तो रैशनलाइजिंग का मतलब होता है जब आप कोई डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है आप अपनी एंजाइटी को कम कर रहे हैं, ठीक है, अनकॉन्शियसली। और रैशनलाइजेशन तब यूज़ कर रहे होते हैं आप जब आप अपने डीड्स को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, है ना, कंपेयरिंग टू कि मैं ही ऐसा थोड़ी ना करता हूँ, वो सभी ऐसा करते हैं। तो आप जस्टिफाइंग वन एक्शन जब कर रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 18, पीपल कंट्रोल बेसिक एंजाइटी बाय मूविंग टूवर्ड अवे फ्रॉम एंड अगेंस्ट अदर, ठीक है। विच ग्रुप ऑफ पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट थ्योराइज दिस स्टेटमेंट। देखिए बेसिक एंजाइटी, अभी मैं फ्रॉइड की बात कर रही थी तो कुछ बहुत सारे न्यू फ्रॉइडियन बने, जैसे कि इसमें 3-4 न्यू फ्रॉइडियन आते हैं। तो वैसे इसका आंसर न्यू फ्रॉइडियन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कौन कौन से न्यू फ्रॉइडियन होते हैं। पहला एल्फ्रेड एडलर, दूसरा एरिक एरिक्सन, तीसरा कार्ल जंग, चौथा कैरन हॉर्ने। These are the 4 people who are new Freudian psychologists। ये पहले इसमें से एक तो अल्फ्रेड एडलर, कार्ल जंग वॉज अ पार्ट ऑफ साइकोएनालिटिक, फ्रॉइड के साथ कनेक्टेड थे, लेकिन बाद में वो उनसे सेपरेट हो गए क्योंकि फ्रॉइड जो थे वो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को ज़्यादा मतलब वो कर रहे थे या पास्ट पे बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे। तो बाकियों ने कहा कि नहीं भाई एनवायरनमेंट भी कोई चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, अ साइकोटिक पर्सन वुड प्रोबेबली स्कोर द हाइएस्ट ऑन द विच MMPI-2 स्केल। पहली बात MMPI जो है वो पब्लिश हुआ था 1942 में फर्स्ट टाइम, ठीक है। इसमें टोटल 10 स्केल हैं। अब देखो ये साइकोटिक की बात कर रहा है तो अगर आप सारे डिसऑर्डर्स देखो, डिप्रेशन तो आपको पता है इट्स नॉट अ साइकोटिक, इट्स अ मूड डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर एक हिस्टेरिया जो होता है इसे कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं आजकल, और वो क्या होता है जिसमें ये एक न्यूरोसिस वाला डिसऑर्डर है जिसमें आपको फिजिकल कोई पेन, मतलब किसी को मान लो कोई बॉडी पेन है लेकिन उसका कोई सिम्टम्स नहीं मिल रहा है, उसका कोई ऑर्गेनिक सिम्टम्स नहीं। मेनिया आपको पता है दैट इज ऑल्सो मूड डिसऑर्डर, है ना, जिसमें इंसान बहुत खुश रहता है। लेकिन स्कीजोफेनिया होता है जिसमें वो रियलिटी में नहीं होता, तो दैट इज कॉल्ड दी स्कीजोफेनिया विच इज़ दी साइकोटिक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी कि मैंने सारे स्केल्स लर्न करने के तरीके बताए हैं, कि कई बार मैंने एमफिल्स के पेपर में देखा है कि दे आस्क यू द स्केल्स एंड आई एम गोइंग टू शो दैट हाउ टू लर्न दैट, ओके। तो ये देखिए मैंने एक डाला है, सॉरी यार ये पिक्चर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, देख लेना आप लोग। तो MMPI में मैंने इसका फॉर्मूला बनाया था HPSO, ठीक है। तो H से जो इसमें 3 स्केल आ रहे थे वो थे हाइपोकॉन्ड्रियासिस, हिस्टेरिया एंड हाइपोमेनिया। P से आ रहे थे साइकोपैथेटिक डेविएट, पैरानोइया और साइको इथेनिया जिसे आजकल OCD कहते हैं।
और एस से था स्कीजोफेनिया एंड सोशल इंट्रोवर्जन, और अदर से था डिप्रेशन और मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। अगर आपने इस तरीके से याद करेंगे तो आपको लंबे टाइम तक रिवाइज रहेगा। फिर से एक बार पढ़ते हैं। एच से होता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस, हिस्टेरिया एंड हाइपोमेनिया। पी से है साइकोटिक डेविएट, ठीक है, जो स्कीजोफेनिया इसी में आ जाएगा, एंड पैरानोइया, साइकोथेनिया। एस से साइकोपैथिक डेविएट मतलब जो रियलिटी से डेविएट हो, सॉरी वो फॉरगिव कर दीजिएगा उसको। एस से स्कीजोफेनिया, और एस से सोशल इंट्रोवर्जन, और अदर से डिप्रेशन एंड मैस्कुलिन फेमिनिटी। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। एंड ये मैंने आपको MMPI स्केल सारे बता दिए। अब ये सॉरी यार मैं पिक्चर डालना भूल गई आई वाला, चलो मैं बाद में इसमें ना नीचे अटैच कर दूंगी, इसमें आपको उसमें दे दूंगी लिंक में। तो मैं देख रही थी लेकिन स्किप हो गया डालते हुए। और ये 4 पार्ट्स होते हैं आइस के, जिनके फंक्शंस क्या है। प्यूपिल जो लाइट्स को एंटर करने में, जो शुरू में होता है, जो आपकी लाइट एंटर करने में हेल्प करता है। इरीज जो कंट्रोल करता है साइज ऑफ द प्यूपिल की कितनी लाइट अंदर जाए। लेंस जो होते हैं फोकस करते हैं इमेज ऑन द रेटिना, एंड द रेटिना इज बिगन द प्रोसेस ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन। सो आंसर इज द बी। Question number 21. Learning by imitating other behavior is called the observational learning. Bandura, you know that, है ना? I don't need to explain that. Question number is 22. As we center a movie theater from bright light, the visual sensitivity increase, and within 5-10 minutes, we are able to see under a low level of illumination. This is called dark adaptation. ठीक है, तो ये डार्क अडेप्टेशन है। मैं किसी दिन ना ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट सा और डीप कॉन्सेप्ट है, मैं किसी और उसमें समझाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल कंडीशन डिटरमाइन परसेप्चुअल प्रोसेस। तो इंटरनल कंडीशंस की बात कर रहा है, तो इंटरनल में क्या आ जाएगा, इमोशंस एंड मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 24, वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस हैज 11 सबस्टेट्स आउट ऑफ विच 6 आर वर्बल एंड 5 आर परफॉर्मेंस। देखिए इंटेलिजेंस के जो टेस्ट होते हैं ना आजकल, जो भी हमारे जो भी अभी राइट ना हुआ, उनमें सबसे ज़्यादा वेस्ट फेमस है। और मैंने इन्होंने तो खाली ये बताया है कि इसमें से जो है 6 वर्बल और 6 वर्बल एंड 5 परफॉर्मेंस है। आई एम गोइंग टू शो यू कि कौन कौन से 6 वर्बल और 5 परफॉर्मेंस है। तो देखिए ये हैं, ये कुछ हैं, और एक्चुअली ये हैं। तो दीज आर द 6 वर्बल टेस्ट एंड 5 परफॉर्मेंस टेस्ट, और इनके मैंने मीनिंग भी लिखे हैं। प्लीज़ आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द वीडियो इज रिलेटेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 25। तो देर इज अ सीक्वेंस ऑफ मेमोरी, आप सब जानते हैं। अटेंशन, सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को अटेंशन देंगे, पूरा कंप्यूटर की तरह काम होता है। फिर इनकोडिंग होगा, फिर आप उसका स्टोरेज करेंगे, और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो रिट्रीव करेंगे। तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 26, रिलेटिव साइज, लीनियर पर्सपेक्टिव, मोशन पैरेलल, सारे के सारे गेस्टॉल्स क्यूज हैं, ठीक है, और ये सारे के सारे मोनोकुलर क्यू हैं। तो ये मोनोकुलर क्यूब वो होते हैं जो वन आई से देखे जा सके, ठीक है। तो मैं इसमें सबसे इजी आपको बताती हूँ, लीनियर पर्सपेक्टिव सबसे इजी होता है। स्ट्रेट लाइन सीम्स टू जॉइन टुगेदर एज दे बिकम मोर डिस्टेंस, जैसे रेलवे ट्रैक हो गया, तो लीनियर पर्सपेक्टिव का क्यू का 1 हो गया, ठीक है। मोशन पैरालैक्स आपको पता ही है, जब आपका हेड मूव करता है, द ऑब्जेक्ट चेंज पोजीशन ऑन द रेटिना एज द हेड मूव्स, ठीक है। नेक्स्ट रिलेटिव साइज, इफ द 2 ऑब्जेक्ट्स, ये 3 तरह के होते हैं, रिलेटिव साइज, रिलेटिव साइज, रिलेटिव शेप्स एंड रिलेटिव ब्राइटनेस। तो if 2 objects are of the same size, the one producing the smaller retinal image is the further away. टेक्सचर ग्रेडियंट जो होता है, जो टेक्सचर होता है सरफेस का, वो आगे का जो होता है वो स्मूदर दिखता है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है वो इंक्रीज होता जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27. तो Biderman recognition by component theory state that subjects can be thought of as being composed of basic building blocks called geons. एंड रीजन देता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द फीचर एंड जियोन डज नॉट एग्जिस्ट, जियोन आर नॉट कंपोज ऑफ फीचर सच एज एजेस, कॉर्नर एक्सेट्रा। तो आर इज टोटली रॉन्ग। जी, जब बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात हो रही है तो रिलेशन होना चाहिए, तो आंसर विल बी डी। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, पीपल जस्ट कॉर्डली स्टोर एंड रिट्रीव बिट्स ऑफ डाटा, साइकोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज दैट पीपल रिकंस्ट्रक्ट देयर ओन वर्जन ऑफ द पास्ट, ठीक है। ये एक वुल्फ करके है, इन्होंने ये बताया था, ये रीजन वाला कॉन्सेप्ट दिया है, लेकिन ए स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए हाइपोथैलेमस के ना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। वेंट्रोमेडियल न्यूक्लियस, अ सेंट्रल एरिया ऑन द अंडर साइड ऑफ द हाइपोथैलेमस लीड्स टू व्हाट।
देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आप हाइपोथैलेमस की बात कर रहे हैं तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है लेटरल, प्लीज़ आप खुद लिख लीजिए, और दूसरा है वेंट्रोमेडाइल, जिसे इन्होंने क्वेश्चन में दिया है। लेटरल जो होता है ये स्टारवेशन होता है, अगर ये किसी के अंदर हटा दिया जाए तो स्टारवेशन लाएगा, मतलब वो भूखा रहेगा, उसको भूख ही नहीं लगेगी। और वेंट्रोमेडाइल अगर हटा दिया जाए तो वो स्टॉप ईटिंग ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको फुलफिल ही नहीं फील होगा कि उसने खाना खाया है। तो आंसर विल बी द स्टॉप ईटिंग। ठीक है, अगर लेटरल होता तो द आंसर वुड बी दी that is the starvation. Question number 13. According to interference theory of forgetting is caused due to the intervening task which occurs between original task and its recall. The intervening task weakens the memory trace. तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, सो आंसर विल बी दिस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31। तो ये कुछ इन्होंने इमोशंस दे रखे हैं और उनको नर्वस सिस्टम से कनेक्ट कर रखे हैं। देखिए फियर जो है सिंपैथेटिक अराउजल है। अगर आप नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे भी तो नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, अगेन आई एम सेइंग दैट इज़, प्लीज़ इसको लर्न कर लीजिए, CNS एंड PNS। अगर गूगल पे भी डालेंगे ना तो मिल जाएगा, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। तो PNS के भी ना दो पार्ट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो फियर और फाइट और फ्लाइट पे काम करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस जो है वो अपने ऑर्डिनरी वे में काम करता है। तो फियर की अगर बात करें तो वो सिंपैथेटिक अराउजल की बात कर रहा है, जबकि एंगर जो है वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक अराउजल दोनों है। डिप्रेशन क्योंकि ये लो फील कराता है तो दैट इज अबाउट दी पैरासिम्पैथेटिक अराउजल, साइकोसोमैटिक यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सो आंसर विल बी दी ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इज 32। द हाई अचीवमेंट मोटिवेशन डिस्प्ले बाय चिल्ड्रन हैज इमोशनल रूट्स। यस, हाईली मोटिवेटेड चिल्ड्रन ऑफ्टर हैव पेरेंट्स हु इंकरेज देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम एन अर्ली एज एंड प्रेज एंड रिवॉर्ड देम फॉर देयर सक्सेस। बिल्कुल ट्रू है, और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, पढ़ के ही लग रहा होगा आपको कि अगर बच्चे को जो है पेरेंट्स मोटिवेटेड करेंगे शुरू से ही तो वो उसके लिए काम करेगा। तो प्लीज़ आप लोग भी करिएगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 33। अ पर्सन अदरवाइज लिमिटेड इन मेंटल एबिलिटी हैज़ अमेजिंग स्पेसिफिक स्किल्स। ये एक सिंड्रोम होता है, डिसऑर्डर है ये। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है उसके पास मेंटल एबिलिटी तो लिमिटेड होती है, MR होता है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जो किसी के पास नहीं होते, विच इज़ लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, दैट इज कॉल्ड सेवेंथ सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। अ मैन बोरो मनी एंड फॉरगेट टू पे इट बैक बिकॉज पेइंग बैक इज पेनफुल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेशन। देखिए जो डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा था ना उसमें से एक होता है रिप्रेशन। रिप्रेशन वो होता है जब हम ऐसी वो चीज़ नहीं करना चाहते जिससे हमें सोचने से भी पेन फील हो, तो हम ऐसी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्रेशन। रिग्रेशन बच्चे की तरह बिहेव करना होता है, रिएक्शन फॉर्मेशन मैं बता चुकी हूँ पहले भी, और रैशनलाइजेशन भी अभी पीछे आ चुका है। नेक्स्ट 35। व्हेनेवर डॉटर परफॉर्म्स वेल इन अ स्टडी शी रिसीव्स अ चॉकलेट फ्रॉम हर पेरेंट्स बट हर ब्रदर इज गिवन अ चॉकलेट ओनली व्हेन ही गेट्स द हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास, दिस इज अ पैराडिगम ऑफ व्हाट। देखिए ध्यान से सुनिए, डॉटर को परफॉर्म वेल इन हर स्टडी रिसीव अ चॉकलेट फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है, व्हेनेवर डॉटर परफॉर्म्स वेल यानी जब भी वो अच्छा करे, बट हर ब्रदर इज गिवन चॉकलेट ओनली व्हेन ही गेट्स द हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास। तो जो पहली डॉटर है उसको मिल रही है कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट, और जो बेटा है उसको मिल रहा है पार्शियल रीइंफोर्समेंट। और ऐसा ज़रूरी भी है करना, क्योंकि अगर उल्टा कर देंगे तो वो रीइंफोर्समेंट किसी काम का नहीं होगा, जिसे हम पैरामेक प्रिंसिपल कहते हैं, वो कभी आएगा तो मैं बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 36 है, द लोकेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एग्जिट फ्रॉम द रेटिना ऑफ द आई इज कॉल्ड। ये ब्लाइंड स्पॉट है, आपको पता है, जहाँ पे अगर आपने कभी आई देखे हो तो ऐसे करके जब ये यहाँ पे जा रहा होता है तो यहाँ एक ना ब्लाइंड स्पॉट होता है, जहीं ऑप्टिक नर्व आगे खत्म हो जाती है, तो यहाँ पे जो होता है कुछ दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट इज, तो आंसर इज ब्लाइंड स्पॉट। क्वेश्चन नंबर इज 37। फॉर एन इंटेलिजेंस टेस्ट वाइल इंक्यूपिटिंग देम रिमाइंडर कोरिलेशन फॉर आइटम एनालिसिस वी कंप्यूट पॉइंट वाइसल कोरिलेशन। इसका मैं कभी आपको ना एक अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन करूंगी। क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट डज नॉट फॉल इन द ग्रुप ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पर्सनैलिटी। अब देखिए आपको सारे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट मिल गए, कार्ल रोजर्स, रोलो में, अब्राहम मास्लो, दीज सारे के सारे ह्यूमनिस्टिक हैं। लेकिन अगर आप मार्टिन सेलिगन की बात करेंगे तो इन्होंने दिया था, ये बिहेवियरिस्ट है, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था लर्न हेल्पलेस का, जो पिछले वीडियो में भी आया था, जिसमें जो है जब आप कुछ नहीं कर पाते तो आप हेल्पलेस लर्न कर लेते हो, मतलब वो भी एक तरीके का लर्निंग प्रोसेस हो जाता है। अब ये आपको टी इसको वैसे मैंने कल भी सिखाया था, लेट्स डू टुडे ऑल्सो। तो अगर टी निकालना है तो सैम्पल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला होता है।
तो अगर आप सैम्पल मीन देखेंगे तो सैम्पल मीन इसमें दिया है इन्होंने, क्या कहते हैं, 40 माइनस 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन इन्होंने दिया है 10. ओके, सो आंसर विल बी -10 अपॉन 10, और 10 को 10 से कट करोगे तो यूल गेट -1. और मैंने आपको टेबल ना मैं दे देती हूँ, और पिछली वीडियो में भी दी हुई है वो टेबल, तो आप अगर -1 को देखोगे कहाँ लाई करेगी तो वो 0.16 समथिंग कुछ आ रहा होगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट द आंसर विल बी दी 16 या 0.15 कुछ होगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर कंसिडर टू बी कल्चर फेयर टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस. देखिए, कल्चर फेयर टेस्ट वो होते हैं जिसमें लैंग्वेज का यूज़ ना हुआ हो, जो किसी भी कल्चर में अप्लाई किया जा सके. तो कैटल्स तो खुद ही बता रहा है वो कल्चर फेयर टेस्ट है. रामन प्रोग्रेसिव आपने देखा होगा, जिसमें एक ऊपर इमेज दी जाती है और नीचे 6 ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछा जाता है इस इमेज को कौन कंप्लीट करेगा. वेस्ट बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी कल्चर फेयर टेस्ट नहीं, क्योंकि इसमें तो वर्बल टेस्ट की बात हो रही है, तो लैंग्वेज इंक्लूड हो गया. गुड इनफ हैरिस टेस्ट है, क्योंकि इसमें पिक्चर बनानी होती है. तो दीज 3 आर the culture fair free test, and answer is D. Question number is 41. The information in terms of sound is maintained in. तो जब साउंड की बात हो रही है तो acoustic chord की ही बात करोगे. फिनिश. क्वेश्चन नंबर 42. पर्सनालिटी टेस्ट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं नेचर में. मैंने आगे दिया भी है, अगर आप देखेंगे लास्ट में मैंने दिया है प्रोजेक्टिव टेस्ट वगैरह. ये रहा प्रोजेक्टिव टेस्ट. 2 तरह के होते हैं, प्योर प्रोजेक्टिव और सेमी प्रोजेक्टिव. ठीक है, प्योर प्रोजेक्टिव वो होते हैं प्रेजेंटिंग आइटम्स विदाउट एनी क्लू, जबकि सेमी प्रोजेक्टिव में क्लूज दिए होते हैं. तो एग्जांपल भी दिए हैं, जैसे रोशाक, टैट, वर्ड एसोसिएशन, और इधर मैंने दिया है सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट. तो दीज आर दी प्रोजेक्टिव टेस्ट. Okay, so this is, and question number is so on the basis of that you got the answers, I think yours. तो आंसर विल 1, 2 and 3. तो वर्ड एसोसिएशन भी हो गया कंप्लीट. जब लेकिन तो ये तीनों टेस्ट कुछ प्रोजेक्टिव, कुछ सेमी प्रोजेक्टिव है, कुछ प्योर. तो आंसर विल बी 1, 2 and 4. 43. थैलमस एंड हाइपोथैलेमस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोशन. बिल्कुल करते हैं. थैलमस एंड हाइपोथैलेमस एनाटॉमिकली लाई क्लोज टू ईच अदर. बिल्कुल करते हैं. सो वो एक दूसरे के नीचे ही हैं. ठीक है, तो आंसर विल बी B, both are true, and but it is not the correct explanation of A. Next is question number 44. Taylor conceptualized anxiety as a drive and hypothesis that subjects scoring higher on an anxiety scale would be conditional faster than the low scoring subjects. ठीक है, तो यहाँ कंस्ट्रक्ट की बात हो रही है. एंड देन एक्सपेरिमेंटल स्टडी कंफर्म दिस हाइपोथेसिस फॉर आईलिड कंडीशनिंग. दिस रिजल्ट प्रोवाइड एविडेंस फॉर द एंजाइटी स्केल. तो आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर इज 45. अब यहाँ फ्लाइन इफेक्ट की बात हो रही है, तो पहले मैं कुछ करूँ, यहाँ चलते हैं फ्लाइन इफेक्ट पे. This is Flynn effect. So in the 1980, New Zealand-based researcher James Flynn reported on an apparently very large and consistent rise in IQ score around the world. Since intelligence tests began around 3 IQ points per decade and a full standard deviation since 1940, this come to known as Flynn decade. तो हर 10 साल में यानी एक डिकेड में जो है एवरेज IQ जो है वो 3 बढ़ जाएगा. यानी मान लो अभी 100 है तो 103 हो जाएगा. तो उसे ही बोलते हैं फ्लाइन इफेक्ट. ओके, सो आंसर विल बी द फ्लाइन इफेक्ट, एंड दैट इज. तो ये तो ठीक है. एंड परफॉर्मेंस ऑन IQ टेस्ट इज बिकॉज ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन द जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट. बिल्कुल सही बात है. तो बट लेकिन क्या एक दूसरे से कनेक्ट है? बिल्कुल नहीं. तो ये नॉट द एक्सप्लेनेशन. देखिए, अब ये जो उन्होंने पहरा दिया है मैं नहीं पढ़ूंगी, आप खुद पढ़िएगा. आई एम जस्ट टेलिंग यू द आंसर्स, व्हाट आर द करेक्ट आंसर्स ऑफ दीज. तो 46 का जो है आंसर है 2 and 4. क्योंकि वो पूछ रहा है कि कौन से वेरिएबल्स हैं, उनको आप ऑर्गेनिज्म वेरिएबल्स लेबल कर सकते हैं. तो इंटेलिजेंस और हार्ट रेट, क्योंकि वही पाया जाता है ऑर्गेनिजम्स में. क्वेश्चन नंबर 47 कि आप कौन सा एग्जांपल है जो आर्टिफिशियली डिस्क्रीट वेरिएबल है. तो दैट इज कॉल्ड एग्जामिनेशन. आर्टिफिशियल जो हमने क्रिएट किया है ना, इन टर्म्स ऑफ पास एंड फेल. 48 जो है कि कौन से ऑपरेशनल डेफिनेशन. देखिए, ऑपरेशनल का मतलब हो जाए जो उसको ठीक से डिफाइन कर सके, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को बता सके. तो आंसर भी 1 and 3. And the question number 49, males are more extrovert than female is an example of directional hypothesis. And question number 50 is D, 3 and 4. क्योंकि statistically correct version पूछ रहा है hypothesis का, तो please आप देख लीजिएगा. Thank you so much, and I'll do that. Please channel को subscribe कीजिएगा ताकि मैं motivate हूँ तो और ऐसी videos बनाऊँ. Thank you so much.